हमारा जो अगला इम्पॉर्टेंट इवेंट है हिंदुस्तान की हिस्ट्री के हवाले से, वो है जी मौर्यन एम्पायर। ठीक हो गया। हम इसके अंदर जो है मौर्यन एम्पायर का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देखेंगे और साथ में इसके दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो किंग्स रहे, जो इम्पॉर्टेंट रूलर्स रहे, उनकी बात करेंगे, जिसमें एक चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो, और दूसरा जो है किंग अशोक, इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं तो इससे पहले हम हिंदुस्तान की हिस्ट्री के 4 या 5 पॉइंट्स जो है हम देख चुके हैं, या 5 एपिसोड्स भी आपसे कह सकते हैं जो हमने देखे हैं। उसमें हमने देखा कि हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री और स्टेप बाय स्टेप कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हैं वो यहाँ पे हो रहे हैं। अब उसके बाद हमने लास्ट टाइम देखा था कि जो राजा पोरस को जो है वो शिकस्त दी अलेक्जेंडर द ग्रेट ने, और यहाँ पर आकर अपनी सल्तनत बनाई, लेकिन राजा पोरस को यहाँ पर अपना गवर्नर मुकर्रर करके यहाँ पे हुकूमत की। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि एक नई एम्पायर जो है वो बिल्ड होती है मगध से। ठीक हो गया। और ये मगध से जो एम्पायर बिल्ड होती है, ये एम्पायर बहुत ही बड़ी एम्पायर होती है, जो फर्स्ट टाइम जो है वो पूरे के पूरे इंडिया को एक मुल्क बनाती है, एक बड़ी सल्तनत बनाती है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि 16 महाजनपद से, यानी कि 16 बड़े बड़े हिस्सों के अंदर इससे पहले हिंदुस्तान तकसीम किया हुआ था। ठीक हो गया। तो मगध की जो एम्पायर थी वो पहले भी मौजूद थी, लेकिन वो एक छोटे से एरिया पर मुश्तमिल थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसने यहाँ पर आकर मौर्यन एम्पायर को सेट किया और इंडिया को पहली बार हिंदुस्तान या इंडिया बनाया, एक बड़ा मुल्क बनाया। अब अगर इसकी हम थोड़ा सा बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का ताल्लुक एक लोअर क्लास फैमिली से था। ठीक है। और वो एक आप कह लें कि उसका बाप मर चुका था। ठीक है, जंग के अंदर ही उसके बाप जो है वो मारा जा चुका था। उसके बाद उसे बचपन के अंदर ही जो है कौटिल्य या अचाणक्य नामी एक प्रोफेसर टेक्सला यूनिवर्सिटी का जो था उसने पाला था। ठीक है, जिसको आज भी हिंदू मत वाले बहुत ज़्यादा मानते हैं। अचाणक्य की हम बात करें, उनकी रूल्स वगैरह की, तो उन्होंने पाला पाला उसके बाद उसे ट्रेनिंग दी, बेस्ट ट्रेनिंग दी, उसे बेस्ट वॉरियर बनाया, हर तरह की ट्रेनिंग, फिजिकल साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग्स दी, और उसके बाद जो है उसे यहाँ पर बिठा दिया। और 322 बीसी के अंदर जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की डायनेस्टी को संभाला। और 184 बीसी तक जो है ये मौर्यन, चंद्रगुप्त मौर्य की मौर्यन एम्पायर जो थी ये इंडिया के अंदर मौजूद रही, और इसने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की इंडिया के अंदर। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो बहुत ही यंग और एनर्जेटिक था। और स्पेशली स्पेशली अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के जो वजीर था अचाणक्य, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो टेक्सला यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी था, तो उसी शख्स की वजह से जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्यन एम्पायर सेट करने में कामयाब हो सका, क्योंकि उसके पीछे उसका ब्रेन था। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने लास्ट में बात की थी कि अगर अरिस्टोटल जो है अगर वो पीछे ना होता अलेक्जेंडर के, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट ना बन पाता। तो वैसे ही मौर्यन एम्पायर जो है वो सेट ना हो पाती अगर उसके पीछे अचाणक्य का ब्रेन ना होता। तो उसके बाद क्या हुआ जी, अचाणक्य ने उसे सीट पे बिठा दिया और एक बहुत बड़ी सल्तनत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फतूहात का सिलसिला जारी रहा, बहुत बड़ी सल्तनत यानी कि मौर्यन एम्पायर के हिस्से में आ गई। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगर हम बात करें तो बिंदुसर आए, यानी कि बेटा आया चंद्रगुप्त मौर्य का, और दक्कन का जो कुछ इलाका था वो इलाका भी फतह कर लिया, और उस इलाके को भी इंडिया के अंदर जो है वो शामिल कर दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं 372 बीसी के अंदर जो है वो बिंदुसर का जो बेटा है, ठीक हो गया, यानी कि अशोका जो है या किंग अशोक जो है उसने सल्तनत संभाली। वो भी बहुत ज़िद्दी था, अपने दूसरे भाई के साथ लड़ के जो है उसने सल्तनत को जो है वो काबू किया था। पहले टेक्सला के अंदर एक वॉर की, और उसके बाद जो है उसको उसने इस एरिया के ऊपर जो है सल्तनत की। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो इवेंट आता है, कहा जाता है कि जो अशोका था उसने हिंदुस्तान की हिस्ट्री को चेंज कर दिया। अगर उसने ऐसी कंडीशन में संभाली सल्तनत के जब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे थे, ठीक हो गया, तो उसने वो प्रॉब्लम्स दूर किए। उसके बाद उसने वॉर्स की, और स्पेशली जो 364 बीसी के अंदर कलिंग की जंग लड़ी गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी अशोका की हिस्ट्री के अंदर या अशोका के लाइफ के अंदर। वो कैसे कि उसने कलिंग की जो जंग लड़ी, उस जंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है वो खून खराबा हुआ, बहुत ज़्यादा। और उस पे कहा जाता है कि जो किंग अशोक था वो बहुत ज़्यादा नादिम हुआ, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ, और उसे बहुत दुख हुआ इस बात का कि ये जंग नहीं होनी चाहिए थी। ऐसे में उसने क्या किया जी, इस जंग के बाद
ये तय कर लिया कि इसके बाद दोबारा से उसने जो है वो कभी भी इस तरह की कोई जंग नहीं लड़नी और किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी, बल्कि इंसानियत की भलाई के लिए काम करना है। और उसने अपना मज़हब तक जो है वो छोड़ दिया, और मज़हब हिंदू मत को छोड़ के बुद्ध मत को अडॉप्ट कर लिया। और अहिंसा जो है, यानी कि नॉन वायलेंस की जो पॉलिसी है बुद्ध मत के अंदर, उसे अडॉप्ट किया। ठीक है, और कर्मा जो है इसको अडॉप्ट किया कि भाई जो कर्म हो रहे हैं उसी के अकॉर्डिंगली आपकी लाइफ गुजरेगी, अभी जो गुजर रही है, जो आने वाली है। ये हम बुद्धिज्म के अंदर बात कर चुके हैं इसकी। ठीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ, किंग अशोक ने बहुत काम करवाए, बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट की, पूरे के पूरे मुल्क को बदल दिया। अब क्योंकि कलिंग वो आखिरी कोना था जो बे बंगाल के साथ था, जहाँ पे अभी तक मौर्यन एम्पायर जो है वो नहीं पहुंची थी, बाकी पूरा इलाका जो है वो फतह हो चुका था। तो इस कलिंग की वॉर के बाद ये इलाका भी जो है वो मौर्यन एम्पायर के पास आया। तो इस तरह से ये जो सल्तनत थी, ये न सिर्फ इंडिया, आज का पाकिस्तान, इंडिया, इसके साथ साथ ईरान और इसके साथ साथ जो है अफ़गानिस्तान के इलाकों पर मुश्तमिल थी। यानी कि एक साइड से हिमालय के पहाड़, दूसरी साइड से हिंदू कुश के पहाड़ और ईरान तक की सल्तनत। इतनी बड़ी सल्तनत जो है वो किंग अशोक ने सेट की, या मौर्यन एम्पायर के उस टाइम पे सेट हुई, और हिंदुस्तान को एक रीजन बना दिया गया। उसके बाद जी क्या किया अशोक ने, अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो बुद्ध मत की प्रीचिंग्स के लिए लगा दी। अपने बेटे को, अपनी बेटी को, यानी कि उनको मॉन्क बनाया और ननन बना के श्रीलंका भेज दिया। इसी तरह से और बहुत से जो है ना डेलीगेशंस भेजे, कोई श्रीलंका, कोई चाइना, कोई भेजे जी मिडिल ईस्ट की तरफ भेजे कि भाई वहाँ पे बुद्धिज़्म की जो है वो तरवीज की जाए और उसे फैलाया जाए बुद्धिज़्म को, जो कि प्यार और मोहब्बत जिसमें था, जिसमें पीस था, हारमोनी थी। यानी इस तरह की जो 24 प्रिंसिपल्स थे बुद्ध मत के, उसको फैलाया गया। और इस तरह से बुद्ध मत जो है वो इंडिया के अंदर, आउट ऑफ इंडिया जो है वो किसकी वजह से जी, अशोक की वजह से वो फैलना शुरू हुआ, और इसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले किया। इसी के दौरान अगर हम कल्चर देखते हैं या इकोनॉमी देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि रिलीजन के ऊपर तो बहुत ज़्यादा काम हुआ अशोक के ज़माने में, लेकिन उसके साथ साथ अशोक के ज़माने में ही इंडिया एक बहुत ही खुशहाल इलाका बना, बहुत खुशहाल सल्तनत बना, कि ट्रेड जो है वो हो रही है, मिडिल ईस्ट के साथ ट्रेड स्टार्ट हो गई, इंडिया के अंदर जो है वो ट्रेड ने बहुत ज़्यादा फ्लो किया, और इंडिया जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री बन के अलेक्जेंडर के बाद जो है वो सामने आया। ठीक है, और इस तरह से ये इंपॉर्टेंट इवेंट जो है इसने इंडिया को टोटली बदल दिया। यानी कि मौर्यन एम्पायर जो थी, जो 322 बीसी से स्टार्ट होकर आई थी तकरीबन कोई 184 बीसी पे, तो इसके ड्यूरिंग जो है इंडिया के अंदर बहुत सी चेंजेस आई, और उस चेंजेस में सबसे अहम किरदार जो है वो किसका रहा, किंग अशोक का रहा, पीस के हवाले से या इकोनॉमी के हवाले से। तो ये है मौर्यन डायनेस्टी।